हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं अपने सॉलिड स्टेट के, जिसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड के बारे में। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 12th और नीट लेवल के एकदम बढ़िया नोट्स जिससे 100% मार्क्स मिले, जाइए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिससे आप 12th बोर्ड के अच्छे से अच्छे नोट्स मुझसे पा सकते हैं। अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं कि भाई, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड में, जिसमें मैंने कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इनके बारे में डिस्कस करा था। आज हम बात करते हैं किसी सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे डेवलप होती है। तो सबसे पहले इसमें मैं बताता हूं मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम? मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। मैग्नेटिक मूवमेंट को जनरली म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझिएगा भाई, किसी भी सॉलिड में एटम्स होते हैं। क्या होते हैं ये? एटम। किसी भी सॉलिड में क्या होता है? एटम होते हैं। ठीक है, एटम में क्या होते हैं भाई? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? एटम में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्या डेवलप होता है बेटा? मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है। एक और चीज, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है भाई किसी भी एटम में, दिस ऑल्सो बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन एक खुद इटसेल्फ एक मैग्नेट जैसे क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन किसके जैसे बिहेव करते हैं? टाइनी मैग्नेट जैसे। चलिए, तो बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या डेवलप हो गया भाई? मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया? मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो गया। अब जनरली बेटा एक चीज याद रखना, आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास भी रिवॉल्व कर रहा है। किसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है? न्यूक्लियस के आसपास। तो जो एक डेवलप होता है वो होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या डेवलप होता है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। तो किस वजह से डेवलप हुआ? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करे या मोशन करे तो जो डेवलप होता है वो क्या डेवलप होता है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है। ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, या इसी को बोलते हैं एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट या एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस के अराउंड, ये इलेक्ट्रॉन की एक्सिस अपने ही एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करे, अपने ही एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करे, तो डेवलप होता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। नीट के इतिहास में बेटा इससे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करे तो क्या डेवलप होगा भाई? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। और अगर इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करे तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में? ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट के बारे में समझिएगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट किस वजह से डेवलप हुआ? न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्या डेवलप हुआ? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। बेटा इसे निकालने के लिए 11th क्लास में मैंने आपको क्वांटम नंबर बताया था। क्या बताया था? क्वांटम नंबर्स। ठीक है, उसमें हमने एक क्वांटम नंबर पढ़ी थी, जैसे क्वांटम नंबर 11th में हमने डिस्कस करा था। एक थी अपनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक थी अपनी एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक थी अपनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
और एक थी अपनी स्पिन क्वांटम नंबर। क्या थी? स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए, इसे निकालने के लिए हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है? एजीमुथल क्वांटम नंबर का। ध्यान दीजिएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होती है वो होती है, किसे रिप्रेजेंट करते थे? एल से। और अपने ऑर्बिटल होते हैं एस, पी, डी और एफ। कितने टाइप के ऑर्बिटल होते थे? एस, पी, डी और एफ। एस के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती थी 0। इसको डिटेल में इसीलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसको हम 11th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एस के लिए कितनी होती है? एल की वैल्यू 0, पी के लिए कितनी होती है 1, डी के लिए कितनी होती है 2 और एफ के लिए कितनी होती है 3। 0 1 2 3 एस पी डी एफ, ये तो थी वैल्यू एल की। आप बोलोगे सर इसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में क्या यूज है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट या एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये होता है अंडर रूट ऑफ एल, एल प्लस 1 एच अपॉन 2। किस चीज की जरूरत पड़ रही है आपको? एल की। एल क्या है आपकी? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल 0 1 2 3 इसकी क्या क्या होती है? वैल्यूज होती है। चलिए, अगर मैंने किसके लिए निकाला? एस ऑर्बिटल या एस सब ऑर्बिट के लिए निकाला तो कितना आया? एल की वैल्यू 0, 0 प्लस 1 एच अपॉन 2 क्या भाई? 0 प्लस 1 0 और 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1 हो गया। और 1 इंटू 0 1 होगा या 0 होगा। और 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। चाहे आपका 1s ऑर्बिटल हो, चाहे आपका 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s ऑर्बिटल हो, सबके लिए एल की वैल्यू, सबके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आई? या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। पी ऑर्बिटल या पी सब ऑर्बिटल, एल की वैल्यू कितनी? 1, 1 प्लस 1 कितना आया? 2 इंटू 1 अंडर रूट 2 एच अपॉन 2। या तो कभी इस फॉर्म में पूछा जाता है, या रूट 2 बाय 2 कितना हो गया? एच अपॉन रूट 2 पाई। या कभी इस फॉर्म में पूछा जाता है, रूट 2 अपॉन 2 कितना हो गया? रूट 2 एच अपॉन रूट 2 पाई। या कभी इस फॉर्म में पूछा जाता है, चाहे पी बोले, चाहे 1p बोले, 2p बोले, चाहे 3p बोले, चाहे 4p बोले, वैल्यू हमेशा क्या आएगी? इतनी आएगी। चलिए, डी के लिए बोल रहे हैं अंडर रूट 2 2 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई कितना हो गया? 3 2 जा 6 अंडर रूट 6 एच अपॉन 2 पाई। चाहे डी बोले, चाहे 3d बोले, चाहे 4d बोले, चाहे 5d बोले, हमेशा वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट 6 एच अपॉन 2 पाई। नीट में आ चुका है, मेडिकल के इतिहास में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए, आपसे एफ ऑर्बिटल के बारे में, एफ सब ऑर्बिट के बारे में बात कर ले तो कितना आता है? 3 अंडर रूट 3 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। कितना आ गया? 3 और 1 4 3 जा 12 अंडर रूट 12 एच अपॉन 2 पाई। ऐसे क्या निकाला जाता है? आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाता है। ठीक है, चलिए, क्लियर है? आगे बढ़े कहानी, ध्यान दीजिएगा। अगली कहानी आती है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। मैं इस चैप्टर के थोड़ा बाहर जाते हुए आपको बता रहा हूं क्योंकि नीट और 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपको कहीं ना कहीं अभी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है इस चैप्टर से थोड़ा बाहर निकला हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन। कितनी वैल्यू होती है? अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन। ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई, तो हमने बात करी स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट या स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अंडर रूट ऑफ n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन क्या होती है? इसकी यूनिट होती है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस
24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितनी वैल्यू होती है? 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? ठीक है, वेयर एन क्या है यहाँ पे इस फॉर्मूले में, जैसे वहां पे क्या था अंडर रूट ऑफ एल, एल की वैल्यू क्या थी? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, 0 1 2 3। यहाँ एन की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास स्कैंडियम +3 है। क्या है? स्कैंडियम +3। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। मतलब लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2 3d1 और 4s2। ठीक है, +3 है। क्या है? +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4s से निकला और 3d1 से। बचा क्या आपका? d में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं और 4s में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4s में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 3d में भी कोई नहीं, 4s में भी कोई नहीं, 3d6 और सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? 3d6 तक पेयर्ड है, मतलब n कितना आ गया? 0 आ गया, मतलब 0 + 0 + 2 मतलब कितना है? 0 आ गया। ठीक है, चलो दूसरी चीज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, एनसीईआरटी का ये एग्जांपल उठाता हूं। टाइटेनियम +3। क्या उठाया? टाइटेनियम +3। कितना उठाया? टाइटेनियम +3। टाइटेनियम स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22। सेम वही कहानी आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और 4s2। +3 है। कितना है? +3 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो निकले ही निकले, इसके अलावा 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। बचा कितना? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा और 4s पूरा खाली पड़ा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। जब रखोगे तो कितना आएगा? 1 1 + 2 = कितना हो गया? 2 + 3 √3 और ये जब निकालोगे तो 1.73 आएगा बोहर मैग्नेट्रॉन। कितना आएगा? 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, चलिए इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपका। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने मान लिया टाइटेनियम +2 ही। क्या मान लिया? टाइटेनियम +2। टाइटेनियम कितना होता है? 22। वही आउटर मोशन में 3d2 और 4s2 बचे, सेम कहानी आ गई 3d2 4s2। चलो डी में 10 ऑर्बिटल होते हैं, एक टाइटेनियम +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे और ये ऑर्बिटल खाली पड़ा। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा? 2 2 + 2 कितना आ गया? 4 2 = 8 √8। जब √8 निकालोगे तो ये आपको करीब आएगा 2.84 समथिंग। कितना आया? 2.84। क्या आप एक चीज देख पा रहे हैं? अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है कभी भी तो वैल्यू कितनी आती है? 1 ही आ रही है, 1 के डेसिमल में। 2 आ रहा है तो 2 के डेसिमल में। तो याद रखने का बड़ा सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कभी भी अब एग्जाम में √8 की वैल्यू याद नहीं आ रही तो याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका, इधर मैंने लिखा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इधर उनकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। किसकी वैल्यू? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आया तो 1 के डेसिमल में 1.73, 2 आया तो 2 के डेसिमल में 2.84, 3 आया तो 3 के ही डेसिमल में 3.87, 4 आया तो 4 के डेसिमल में 4.90, 5 आया तो 5 के डेसिमल में 5.92। आप बोलोगे सर ये वैल्यू याद रखनी है? यस, याद रख लोगे तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। जैसे आपको भी पता है अभी हम 12th बोर्ड में हैं, हम सबके एग्जाम होंगे, फिर मान लीजिए 5 बच्चे हैं, मैं हूं, मैं अनुराग, एक हो गया पीयूष, एक हो गया धर्मेंद्र, एक हो गया रजत, कोई भी अलग अलग, ठीक है, लोग हैं, ऐसे 5 लोग हैं, ठीक है, सब दोस्त हैं। अब आपको अपने रिजल्ट से ज्यादा दूसरों के रिजल्ट में इंटरेस्ट होता है। 12th का रिजल्ट जैसे ही आया, भाई मेरे तो 5वां जो बंदा है मेरे तो 92% आए, चौथा जो बंदा भाई मेरे 90% आए, तीसरा जो बंदा भाई मेरे 87% आए, दूसरा जो बंदा भाई मेरे 84% आए, भाई मेरे 73% आए।
अब तुमको याद हो गया, अरे यार अनुराग के 73% बने थे, अरे यार पीयूष के 92% बने थे। तो याद रखो, जो पहला बंदा है वो सबसे एक है, पहला बंदा की 0.7 मतलब 73%, 1.7। दूसरा है 84, तीसरा है डेसिमल में 87, चौथा है डेसिमल में 90, पांचवा है डेसिमल में 92। तो याद होगा, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 के डेसिमल में 73, 2 है तो 2 के डेसिमल में कितना आएगा 84, थर्ड बंदा है तो 3 के डेसिमल में 87, चौथा है तो 90, पांचवा है तो 92। इससे आप क्या निकाल सकते हो, स्पिन, मैग्नेटिक मूवमेंट, या इसी को जनरली कहा जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट, जो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो समराइज करूं एक बार इसको, आपने कहा मैग्नेटिक मूवमेंट दो चीजों को से एसोसिएट होता है, एक होता है ऑर्बिटल मोशन से तो जनरेट करता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वैल्यू क्या हुई √L+1 h/2π, वेयर h क्या था प्लांक्स कांस्टेंट। दूसरा क्या हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वैल्यू क्या है √N+2, ठीक है। n क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो आप, लेकिन मैंने आपको याद करना सिखा दिया। अगर एक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1 कितना 732 है तो 2.84, 3 है तो 3.87, 4 है तो 4.90 और 5 है तो 5.92। ये कहानी हुई मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। किसके बारे में कहानी हुई, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। ना दूसरी चीज की हम बात करें, किसकी चीज की बात करें, दूसरी चीज की बात करें। अगली चीज आती है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो मैं आपको बता दूं भाई, आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का चार्ट मैं एक लिंक दूंगा, उससे अपलोड कर सकते हैं। ये आपको याद करना एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में काफी ज्यादा इजी होगा, ठीक है, 12th बोर्ड के हिसाब से। और नीट में एक बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या तो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं या सब्सटेंस डायामैग्नेटिक हो सकते हैं या सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक हो सकते हैं या सब्सटेंस एंटी फेरोमैग्नेटिक हो सकते हैं या सब्सटेंस फेरी मैग्नेटिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, फेरी, FERRI, फेरी मैग्नेटिक हो सकते हैं। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। चलिए पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, क्या पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसके पास क्या पाए जाते हैं भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज, ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जिनके पास अनपेयर्ड या सॉलिड या जो भी सब्सटेंस जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको अभी बताया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कैसे चेक करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएं वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तब तक ही ये अपनी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड गया, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गई। जब तक मैग्नेटिक फील्ड है तब तक ही पैरामैग्नेटिज्म दिखाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड गया, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गई। क्या जरूरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। एग्जांपल के तौर पे चलिए, हमने आपको बताया था, सबसे बेस्ट एग्जांपल याद है 11th का ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरी चीज में एक एग्जांपल दे देता हूं, आयरन +3, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप इसका निकालोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, आयरन होता है 26, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2। गिनो, 6 4 10, 2 12 6 18, 6 24 25 26 हो गए। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मतलब 1 2 और डी से 1 निकल गया। इधर तक तो सारे पेयर्ड थे, ये भी चला गया, तो डी में कितने बचे, 4s में तो सारे चले गए। डी में कितने बचे, 1 यहां से भी गया, 2 और 1 3, डी में बचे 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, मतलब ये क्या शो करेगा, पैरामैग्नेटिज्म। मतलब आयरन +3 क्या शो करता है, पैरामैग्नेटिज्म। इसके अलावा आप
Cu+2 का निकाल के देखना। Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो ये आपको मिलेगा 3d9 4s0। क्या मिलेगा? 3d9 4s0। ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 8 तो पेयर होगा, 1 बच गया, वो अनपेयर्ड रहेगा। नाउ डायामैग्नेटिक, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, अगर सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए भाई? पेयर्ड हो जाए। सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए भाई? पेयर्ड हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 पे सभी स्टूडेंट सीख चुके हो। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो सब्सटेंस कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। और ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाए भाई? ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा। क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड में? रिपेल। मतलब रिपेल मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड में बाहर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ठीक है, चलो नाउ फेरोमैग्नेटिज्म। किसकी बात करते हैं अपन? फेरोमैग्नेटिज्म। इनमें परमानेंट मैग्नेटिज्म रहता है। ऐसा नहीं, इनके जैसे नहीं, इन दोनों में डिफरेंस यही है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड है ये अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ये परमानेंट, इनमें क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी है तो भी ये क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? इनका मैग्नेटिज्म बरकरार रहता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी है तो इनका मैग्नेटिज्म क्या रहता है? बरकरार रहता है। मतलब इसको ऐसे समझिएगा, मैं टीचर हूं, अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करता हूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैंने क्लास में कहा, भाइयों अगर पीएमटी निकालना है तो पढ़ो, आज ही पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़ो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपने टीचर्स के बारे में सोचो, आप पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, बेटा पढ़ो। मैं उनको अभी मोटिवेट कर रहा हूं, मैं हूं तो वो लोग पढ़ रहे हैं, जो सर ने कहा पढ़ना है। लेकिन मैं गया, अरे सर गए, मस्ती चल। वो ऐसे हैं पैरामैग्नेटिक। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मुझे पढ़ना है, सर हूं चाहे ना हूं, कोई देख रहा है चाहे कोई नहीं देख रहा, पढ़ना परमानेंट तरीके से पढ़ते ही रहते हैं। मतलब परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है। दूसरा, अट्रैक्ट वेरी स्ट्रांगली इन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे? वेरी स्ट्रांगली क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। बेस्ट एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकेल। और एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दिया है CrO2। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप बोलोगे जनरली कि सर क्या वजह है कि ये परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट शो कर रहे हैं? बेटा क्या होता है, इसको समझाने के लिए हम यूज करते हैं डोमेन थ्योरी। कौन सी यूज करते हैं? डोमेन थ्योरी। मेरे नोट्स में प्रॉपर मेंशन है, आप थ्योरी को समझिएगा। हम क्या यूज करते हैं इसको समझाने के लिए? डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो एटम में पाए जाते हैं। ऐसे बिलियन ऑफ एटम, कितने एटम? बिलियन ऑफ एटम अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं, और वो प्रोड्यूस करते हैं क्या? मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। क्या बोला मैंने? बिलियन ऑफ एटम होते हैं, वो छोटे छोटे डोमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर देते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करें? मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करें। लाइक दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। कैसे आया? डोमेन थ्योरी से समझ आया। कैसे डोमेन बने? बिलियन ऑफ एटम में जो इलेक्ट्रॉन वो अपने आप को कैसे कर दे रहे हैं? अरेंज कर दे रहे हैं एक डायरेक्शन में, ताकि क्या प्रोड्यूस हो? मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस। ठीक है। नाउ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, इनमें जो होता है मैग्नेटिक मूवमेंट कितना माना जाता है? 0 माना जाता है, क्योंकि इसके डोमेन एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को, इसने इसको कैंसिल करा, इसने इसको कैंसिल करा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एंटी मतलब फेरोमैग्नेटिक के अपोजिट, इनमें बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट है, इनमें मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है, क्योंकि इनका मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे अलाइन है कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं।
और जो मैं कहने जा रहा हूं ये नीट में आने वाले फ्यूचर में आएगा ही आएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है MnO। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? MnO। ना बात करें फेरी मैग्नेटिक। फेरो मतलब बहुत ज्यादा, फेरी मतलब थोड़ा ना थोड़ा स्लाइट मैग्नेटिक मूवमेंट। कैसा है? स्लाइट मैग्नेटिक मूवमेंट। समझिएगा, ये एक डोमेन, ये एक डोमेन, ये एक डोमेन, सब एक लाइन में रहेंगे, एक छोटा सा आ गया इस लाइन में, बाकी फिर अरेंज। मतलब इनमें थोड़ा ना थोड़ा मैग्नेटिक मूवमेंट अरेंज और थोड़ा ना थोड़ा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ही होगा। इसके बेस्ट एग्जांपल है, इसका एक एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, क्या? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या होता था? Fe3O4। ये क्या है? मैग्नेटाइट। जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे उसमें मैग्नेटाइट और पढ़ेंगे अपन, क्या होता है? Fe3O4। ठीक है, क्या? Fe3O4। कुछ फेराइट्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ फेराइट्स। चलो, एक आयरन को रिप्लेस करा, उसकी जगह मैंने Mg लगा दिया, तो MgFe2O4। चलो, एक आयरन को फिर रिप्लेस करा, मैंने लगा दिया ZnFe2O4। ये क्या होगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई अपने किसकी? सॉलिड की। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया भाई अभी तक कि भाई अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे डेवलप हुआ, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट था, उससे एक आया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक आया स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √L+1 h/2π। h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, 11th में अपन ने पढ़ा है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम √N+2। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया? पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अपना अगला लेक्चर होगा सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। आज तक के लिए धन्यवाद।